महाराष्ट्र में शुरू हुई औरंगजेब पर सियासत संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी ये संग्राम जारी है। कल तक चुप्पी साधने वाले अखिलेश यादव आज अबू आजमी के साथ खड़े दिखाई दिए। और इन सब के बीच मोगलिया सोच पर सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। लेकिन सवाल है कि औरंगजेब पर बयान संयोग है या प्रयोग है। दरअसल इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यूपी में मुस्लिम आबादी 20% है और यूपी में 65 सीटों पर मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में अखिलेश यादव भी अबू आजमी के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर छिटकने का डर भी है और इसलिए अबू आजमी पर एक्शन नहीं हो रहा है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। फिल्म छावा से शुरू हुई औरंगजेब पर लड़ाई जारी है। महाराष्ट्र के साथ इसकी तपिश यूपी तक महसूस की जा सकती है। हलचल इतनी तेज है कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी पर 2 FIR हो चुका है और अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी उन पर एक्शन हुआ है। उन्हें मौजूदा बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इनका इस सत्र के लिए निलंबन विधानसभा ने करा, पर केवल इस सत्र के लिए निलंबन करने से काम नहीं चलेगा। ये भावना पूरे महाराष्ट्र की है, देश की है, सभी क्रोधित विधायकों की है और उस कारण एक कमेटी गठित की गई है। हंगामा हुआ तो तमाम हमलों के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपनी सफाई दे दी। अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही, लेकिन अपने बयान पर माफी नहीं मांगी और ऊपर से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूँ, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूँ। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको जरूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियां आ रही हैं। अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी। अबू आजमी के मुगलिया प्रेम पर चुप्पी साधने वाली पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खामोशी तोड़ी और महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी के सस्पेंड होने पर विरोध जताया। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो ये फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। औरंगजेब विवाद में इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को आदर्श माना है। ऐसे नेता को यूपी में भेजो, इनका यहाँ इलाज होगा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। वैसे तो अबू आजमी के बयान से समाजवादी पार्टी के सहयोगी भी इत्तेफाक नहीं रखते। विरोध के सुर उनके भी तेज हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत की अपनी मजबूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
औरंगजेब के लिए महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी का प्रेम समाजवादी पार्टी के लिए भी गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि मुगलिया सोच से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई थम नहीं रही। बुलडोजर कार्रवाई की मांग तक पहुंच गई है और हिंदू संगठनों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। अबू आजमी की मुगलिया प्रेम से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बुलडोजर एक्शन की मांग तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र स्थित क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर एक्शन की मांग उठ गई है। मथुरा के संतों ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। संतों का कहना है कि भारत एक पवित्र भूमि है, यहाँ भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। इस भूमि पर अत्याचारी की कब्र बर्दाश्त नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की जो कब्र बनी हुई है, आज उसी विषय में वृंदावन मीटिंग हुई है। हम सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि ऐसे आतताई, ऐसे दुर्दांत अत्याचारी औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसे व्यक्ति की कब्र को कांग्रेस सरकार ने संजोए रखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब की कब्र को तुरंत बुलडोजर चला कर हटा देना चाहिए। जिसका एक खूनी इतिहास रहा है। बताते हैं कि लाखों जनेऊ देख करके वो पानी पीता था। ऐसे क्रूर व्यक्ति की, राक्षस व्यक्ति की कोई भी निशानी अगर भारत में है तो उसको तत्काल नष्ट करें। जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसकी अस्थियों को सहेजने का जो काम किया गया है, कब्र, उसके कब्र को भी अब खोद के फेंक देने का कार्य किया जाना चाहिए। उसकी अस्थि को, उसकी अंतिम अस्तित्व को भी भारत से अब उखाड़ के फेंकने की आवश्यकता है। साधु संतों की मांग पर मुस्लिम धर्म गुरु की भी प्रतिक्रिया आई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि औरंगजेब एक मशहूर बादशाह थे। गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हैं और औरंगजेब की कब्र के बहाने हिंदुस्तान के मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। वो एक मशहूर बादशाह थे। उनसे नफरत जो गैर मुस्लिमों को है और ख़ास तौर पर धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी और श्री कृष्ण जन्म स्थान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जो नफरत है, वो नफरत बिला वजह की है, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से है। उधर महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को भी हटाने की मांग की है। नवनीत राणा ने कहा है कि महाराष्ट्र में केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का स्थान होगा और यहाँ औरंगजेब के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। अब जब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर का साया मंडराता दिख रहा है तो उसकी विचारधारा के समर्थकों में खलबली मच गई है। औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की यशोगान कर रही है। वैसे भी ओवैसी की जुबान छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यूं ही शहद नहीं टपका रही है। इसके पीछे चुनावी फायदे की आस है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सांप्रदायिक आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने मंगलवार को दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। और हमने तो यही कहा है, जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हमारी सोच सांप्रदायिक नहीं। समाजवादी पार्टी को प्रभु श्री राम पर विश्वास ही नहीं है। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी होगा। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया।
और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। तो सीएम योगी के इस बयान पर सियासत भी हो रखी है। कांग्रेस सीएम योगी के बयान पर निशाना साध रही है। बीजेपी विपक्ष को ही आड़े हाथों लेती नजर आई। जी, जिस तरीके से प्रदेश में बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके का एक माहौल इन्होंने बना रखा है, वो पूरे प्रदेश के अंदर, केवल संभल की बात नहीं, हर जगह इन्होंने ऐसा किया। यही तो लगातार कह रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात हो और चाहे काशी की बात हो और चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, हम तो अपना ही मांग रहे हैं, हम दूसरे के किसी के मांग ही नहीं रहे। और वो तो हम लोगों ने कब किसके मस्जिद पर तोड़कर कभी मंदिर बना हो तो बता दीजिए, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने हमारे मंदिरों को, धार्मिक आस्था के केंद्रों को तोड़ने का काम किया। हम केवल और केवल अपनी जमीन चाहते हैं, लेकिन उसमें से 1 इंच भी किसी को देने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला दिया है। मायावती ने 2 दिन पहले ही अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन 48 घंटे में ही उन्हें पद से हटा दिया। और इससे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत तमाम पदों से हटा दिया था। वहीं मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आनंद कुमार ने स्वेच्छा से पद छोड़ा है, लेकिन सियासी गलियारों में बीएसपी में कंफ्यूजन का शोर है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब बढ़ता ही चला जा रहा है। भतीजे आकाश आनंद से अनबन के बाद अब भाई आनंद कुमार से भी मायावती की नहीं बन रही है। मायावती ने 3 दिन पहले भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाकर उनके पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मायावती ने उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली। बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से एक बार फिर से बड़ा सांगठनिक बदलाव किया गया है। आनंद कुमार की जगह सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यानी अब जो 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी में होंगे वो हैं रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल। इससे पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ ही सभी पदों से हटा दिया था। भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा रामजी गौतम को भी बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। मायावती ने कुछ दिन पहले अपने पुराने भरोसेमंद और रिश्ते में समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला था। सवाल है कि आखिर मायावती इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों हैं? कभी उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पर बहुमत से सरकार बनाने वाली बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद को म्यूजिकल चेयर बना दिया है। अब ये बड़ा विचित्र है कि कभी अपने भतीजे को, कभी अपने भाई को, अब पार्टी के कार्यकर्ता को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। यानी कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मायावती भले ही कुछ कहें, लेकिन विरोधी बीएसपी प्रमुख पर कटाक्ष ही कर रहे हैं। बसपा को समझ में नहीं आ रहा कि किधर चले, और वो उनका आंतरिक मामला है। और मुझे लगता है कि बसपा को बहुत सोच समझकर आगे की दिशा तय करनी चाहिए। और बाकी उन्होंने दलित समाज के लिए काफी कुछ किया है। ऐसे समय में अब दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। पारिवारिक मसला, इस पर मैं क्या कहूँ भाई, पहले ससुर, फिर भतीजे और अब भाई, इस पे ये घर का मामला, इस पे मैं और आप क्या कर सकते हैं? बहन जी हमारे नेता है, हमारे लिए सम्मानीय। अगर वो कुछ कर रही है तो बहुत सोच समझ के कि जो कुछ चल रहा होगा उसी आधार पर कर रही है। बहुजन समाज है उत्तर प्रदेश का और भारत का, उसके जहन में माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में वो काशीराम जी देखते हैं, वो अंबेडकर देखते हैं। और जो पूरी लड़ाई है बहुजन समाज की, पीडीए की लड़ाई, माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी ने इस बात को तय कर रखा है कि मिलिटेंसी के साथ उस लड़ाई को लड़नी है, शिद्दत के साथ। और आदरणीय बहन जी की पार्टी में क्या हो रहा है, हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही उनका आंतरिक मामला है।
पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के सामने लाखों सियासी परेशानियां हैं, लेकिन अब घरेलू नई परेशानियों को खड़ा कर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अपने सामने नई राजनीतिक चुनौती तैयार कर रही हैं। जानकार मान रहे हैं कि इसका सीधा नुकसान आगामी चुनाव में उनको हो सकता है। लेकिन पिछले 3 से 4 दिन बहुजन समाज पार्टी के सामने पारिवारिक विवाद को लेकर एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी को बचाना है तो न सिर्फ 8% पर ध्यान देना होगा, बल्कि घरेलू कलह से भी निकलना होगा। एक नाम अशोक सिद्धार्थ का भी है, जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं। उन पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि आपको अपना मन और दिल बड़ा करना होता है, चीज़ें छोड़नी होती हैं कल के बेहतर को बनाने के लिए। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी विधानसभा परिसर में पान मसाला और गुटखा पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुटखा और पान मसाला खाने के बाद में इधर उधर थूकने के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने घोषणा करते हुए इसे स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि कुछ विधानसभा सदस्यों ने पान मसाला गुटखा खाने के बाद विधानसभा हॉल में ही थूक दिया। आज सदन की शुरुआत से पहले सदस्यों को संबोधित करते हुए महाना ने खुलासा किया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस जगह की सफाई करवाई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से इस कृत्य में शामिल विधायक को देखा है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक अपमान से बचने के लिए व्यक्ति का नाम लेने से परहेज किया। हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी, तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे, हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है। ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है। पीएम पहली बार मुखबा आ रहे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा के दर्शन और साथ ही पूजन करेंगे। इसके बाद में पीएम मोदी हर्षिल जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मुखबा यात्रा का मकसद शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देना है। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने 2 बड़े तोहफे दिए हैं। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ में बनने वाले रोपवे का रूट क्या होगा और रोपवे कहां से शुरू होगा। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि ये सोनप्रयाग से शुरू होकर गौरीकुंड, चीरबासा, लिंचोली और साथ ही केदारनाथ तक जाएगा। यानी कि जहां तक पहुंचने में लोगों को पैदल घंटों लगते थे, वहां पर महज कुछ मिनट में श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। और बिल्कुल अमन, और इससे ये जो रूट है, इससे जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उसको काफी ज्यादा फायदा भी होगा और जो पर्यटकों की संख्या है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि गौरीकुंड, चीरबाग, लिंचोली से होते हुए केदारनाथ धाम तक ये पहुंचेंगे और रोपवे प्रोजेक्ट पर करीब 4081 करोड़ की लागत भी आएगी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अमन। और इसमें 20 टावर लगाए जाएंगे। 1 घंटे में 1800 यात्री रोपवे में सफर कर पाएंगे और एक दिन में 18,000 लोग इस रोपवे से सुविधा ले पाएंगे। सरकार के मुताबिक आने वाले 6 सालों में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि अब 6 साल बाद लोगों को बहुत ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में होंगे, तो पूरे देश की नजर भी यहां पर होंगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मां गंगा के मायके मुखबा पहुंच रहे हैं।
मुखबा में प्रधानमंत्री मां गंगा का पूजन अर्चन करेंगे, जहां गंगोत्री के कपाट बंद होने पर मां गंगा की पूजा होती है। प्रधानमंत्री की यात्रा का मकसद ही शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करना है, ताकि 12 महीने यात्रा चल सके। इस साल अब तक करीब 37,000 से ज्यादा यात्री शीतकालीन यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। ज्योतिर्मठ में जहां 4 मार्च तक 17,000 यात्री पहुंचे, तो बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ 17,850 यात्री पहुंचे, जबकि साल 2024 की 4 धाम यात्रा में करीब 46 लाख यात्री दर्शन को आए। 4 धाम यात्रा के मुकाबले शीतकालीन यात्रा में दर्शन करने वालों की संख्या काफी कम है, पर प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इसे नई पहचान मिलने की उम्मीद है। चारों तरफ से फूलों से सजाया जा रहा है। माँ गंगा का मंदिर रंग रोगन हो चुका है और बहुत बड़ी बात है, माँ गंगा को उन्होंने कहा था कि मैं बनारस में माँ गंगा के ने उनको बुलाया है, तो निश्चित तौर पे मानिए माँ गंगा की जो गोद है, माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास, वहाँ पर वो पधार रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि लगभग 35,000 से अधिक जो श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और तीनों जो हमारे स्थल हैं जहाँ पर हमारी गद्दी बैठती है, जैसे हमारे पांडुकिष्ण में कुबेर जी और उद्धव जी, और जोशीमठ में ज्योतिर्मठ में हमारे नरसिंह भगवान और शंकराचार्य की गद्दी, और ओंकारेश्वर में हमारे मधमेश्वर और बाबा केदार की गद्दी। तो यहाँ पर लगातार जब से शीतकालीन यात्रा का जो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, तब से लगातार इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, और न केवल हमारे धामों में, दोनों धामों में, बल्कि चारों धामों में इसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाने का काम पिछले साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। खुद मुख्यमंत्री ने ऊखीमठ में दर्शन पूजन कर लोगों से यात्रा में आने का आह्वान किया, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने मुखबा पहुंच रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे का ट्वीट किया है। उन्होंने इस पर ट्वीट किया और पीएम मोदी ने कहा है कि आज कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केदारनाथ और हेमकुंड के लिए रोपवे को मंजूरी दे दी है, जिससे यात्रियों का समय भी बचेगा और उनकी यात्रा और सुगम हो सकेगी। तो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पर आभार व्यक्त किया। और सीएम धामी ने कहा कि इस रोपवे के बनने से यात्रा काफी आसान हो जाएगी और बड़ी संख्या में यात्रियों को यहां दर्शन करने का मौका मिलेगा। कल मुखवा हर्षिल आ रहे हैं और उनके मुखवा हर्षिल में आने, मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। जो 6 माह शीतकाल में जो हमारे दुकानदारों की दुकानें बिना व्यापार के रहती थी, टैक्सी वालों की, गाइड करने वालों की, अनेक प्रकार से जो 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए, अब उनको पूरे 12 महीने आने वाले समय में काम मिलेगा। केदारनाथ जी में माननीय प्रधानमंत्री जी के रात्रिकालीन गुफा में प्रवास के बाद जिस प्रकार से हजारों की संख्या जो केदारनाथ आने वालों की थी, वो आज 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने 2023 में सबसे ऊंची चोटी आदि कैलाश जौलीकांग में जाकर जिस प्रकार से आदि कैलाश के दर्शन किए, वहां भी आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लग गया। आने वाले समय में पूरे राज्य के अंदर हमारी शीतकाल यात्रा बहुत जोरों से चलेगी। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।